लास्ट लेक्चर में हमने बिजली गिराई थी और लाइट्स ऑफ हो गई थी, तो बिजली को वहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन टॉपिक हमने क्या पढ़ा था लास्ट में बताएंगे? पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट लेक्चर में उसकी यूनिट एंड डायमेंशन बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। तो कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पढ़े बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कैन मेटल स्फीयर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस हेल्ड अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। हमें बोल रखा है कि क्या कोई सपेरा, ये सपेरा कैसा लग रहा है? अच्छा। और बोला गया है कि क्या ये 1 कूलम ऑफ चार्ज हेल्ड कर सकता है कि अगर इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। देखो, किसी भी चार्ज को हेल्ड करने के लिए चार्ज को लाना पड़ता है ना बच्चों। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चार्ज पे, और वर्क डन ऑन दैट पर्टिकुलर यूनिट चार्ज क्यू नॉट विच इज नोन एज वी। वी मतलब पोटेंशियल। अब यहां से एक चीज गांठ बांध लो कि जब भी हम बात करेंगे पोटेंशियल की, इसका मतलब वो चार्ज को कहीं से लाके कहीं पर फिक्स करवाना चाह रहा है, या स्टोर करवाना चाह रहा है, या हेल्ड करवाना चाह रहा है, या वहां पर लेके जाके उसको स्टोर करना चाह रहा है। सही है ना? लेकिन चार्ज को स्टोर करने के लिए पहले चार्ज को कहीं से इकट्ठा तो करना पड़ेगा ना। ये तो वो वाली बात होगी कि जंगल में गए भंवरे ढूंढने और भंवरे नाच रहे इधर उधर। भंवरे समझते हो? कौन होते भंवरे? उड़ते हैं ना। मुझे भी नहीं पता उनके बारे में ज्यादा तो, लेकिन गाना सुना है मैंने उसका, गुनगुना रहे हैं। अरे V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। ये वाला देखा फॉर्मूला? मैंने माइनस क्यों नहीं लगाया बताओ? क्योंकि 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 माइनस सिर्फ ये बताता है कि वर्क इज डन, द वर्क डन इज नेगेटिव। जो काम हमने किया था वो नेगेटिव था। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितना गुलाम का चार्ज हेल्ड करना है बच्चों? 1 गुलाम। रेडियस कितनी बच्चों हमारे पास? 1 सेंटीमीटर। 10 टू द पावर माइनस का 2, तो 9 इंटू 10 टू द पावर कितना आ गया? 7। पोटेंशियल कितना लग रहा है बच्चों? वाह, ठीक है। तुम पता है E बराबर होता है वोल्ट पर मीटर, हाँ या ना? तो मीटर का भी डिवाइड अगर कर देता हूं तो कितना बचेगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 7, और नीचे मीटर मतलब कितनी डिस्टेंस पर है? देखा जाए तो 10 की पावर माइनस 2 का एक बार और डिवाइड करना पड़ जाएगा क्या? यार ये ऊपर जाके तो 10 की पावर कितना होना चाहिए? हाँ 11 होना चाहिए ना। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। हम्म ठीक है। एयर गेट्स आयोनाइज्ड एट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई मैक्सिमम। बच्चों ई मैक्सिमम मुझे कितना दे रखा है? मतलब 3 इंटू है ये ना, एक्स नहीं है। 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर पर ही क्या हो जाएगा? ये आयोनाइज्ड हो जाता है। मतलब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड काफी है। लेकिन इतने सारे पोटेंशियल से, ये जो पोटेंशियल तुम देख पा रहे हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाल देता हूं ना, उस स्फीयर पे चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बराबर क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, चार्ज कितना हमारे पास? 1 कूलम। रेडियस कितनी? 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 और 2 4, 9 में जुड़ेगा तो 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 13। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है? बहुत ज्यादा हो गई। कहते हैं कि मैक्सिमम ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जहां पर चार्ज को होल्ड रखा जा सकता है। चार्ज कैन बी होल्ड, चार्ज को होल्ड किया जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है इतने पोटेंशियल से? 9 इंटू 10 टू द पावर, इससे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? ये इनफ है। केमिस्ट्री में इस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। इनफ है कि जो भी चार्ज इस पर हेल्ड हो रहा है, एयर की बात हो रही है ना, तो एयर जितनी भी हेल्ड होगी ना उसके चार्ज आयोनाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट हो गई है? 9 इंटू 10 टू द पावर 13। अब इसको मैं मेरी सामान्य भाषा में समझाता हूँ ना, फिजिक्स की लैंग्वेज में। मुझे चाहिए था अगर इससे कम आता मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर चार्ज होल्ड किया जा सकता था, बस इतनी सी बात। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ गई, इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल हो गया, ज्यादा ताकत आ गई, ज्यादा क्षमता आ गई, तो वो चार्ज क्या होंगे? लीक होना चालू हो जाएंगे। क्या होना चालू? तुमने लीकेज ऑफ चार्ज के बारे में कभी सुना नहीं होगा? सुना है कभी लीकेज ऑफ चार्ज? कब होता है चार्ज लीकेज? चार्ज लीकेज होने का कारण क्या क्या हो सकता है?
जैसे अपन ने याद करो खुशवंत के साथ बलून को नचवाया था, तो खुशवंत के कुछ चार्ज लीक हो गए थे इसकी तरफ, बलून की तरफ। कैसे हुए थे? क्योंकि खुशवंत का पोटेंशियल ज्यादा था, उस बलून का पोटेंशियल कम था, चार्ज का ट्रांसफर हो गया। कह सकते हैं क्या? मैंने जिस पर चार्ज होल्ड करवाया ना उसका पोटेंशियल मच ग्रेटर हो गया, हाँ या ना? बहुत ज्यादा हो गया। क्या तुम कह सकते हो कि 9 इंटू 10⁻11 हो गया वोल्ट? इतना ज्यादा पोटेंशियल जब हो गया तो ये चार्ज को क्या करेगा? लीक करेगा। किसकी तरफ? जिसका पोटेंशियल कम होगा। याद रखना हमेशा कि लीकेज ऑफ चार्ज डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। तुम इसको ऐसे भी बोलते हो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो फ्लो ऑफ चार्ज, तुम इसे ऐसे भी बोल सकते हो। हीट ट्रांसफर सुना है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। चार्ज का ट्रांसफर जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। यहाँ पोटेंशियल का इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया जिसकी वजह से चार्ज क्या होने लग जाएंगे? लीक। और कहाँ जाएंगे लीक होके? एनवायरमेंट में चले जाएंगे जहां पर पोटेंशियल जीरो मिल जाएगा। सही बच्चों? तो ये तो पोटेंशियल से रिलेटेड एक बढ़िया क्वेश्चन था। पढ़ो बच्चे वाला क्वेश्चन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेम चार्ज आर प्लेस्ड। ये क्वेश्चन पढ़ा है बच्चों तुमने पहले, है ना? हाँ या ना? कहाँ करा है बताओ? ग्रेविटेशन में करा है, बिल्कुल करा है। इसी टाइप का था क्या वो क्वेश्चन? देखना जरा क्वेश्चन कैसा था। ये लाइन सीधी काहे नहीं बनती है? हाँ देखो जरा, पहले चार्ज कहां पड़ा है? 1 पे। दूसरा 2 पे। कैसे? 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1। तीसरा 2 की पावर 2। चौथा 2 की पावर 3। चल रहा है क्या? और पता है डेड एज छोटा का, इसका मतलब कहां तक चलेगा? इनफाइनाइट। व्हाट इज द पोटेंशियल एट x बराबर 0? क्या मैं इसको होमवर्क बोल दूं बच्चों? क्योंकि ग्रेविटेशन में कर रखा हमने। छोड़ सकता हूं ना तुम्हारे लिए? कर सकते हो ना? ये वाला तुम खुद ट्राई करना, आंसर तुम्हें पहले से ही पता है। वहां पर gm/r था, यहाँ पर kq/r, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा ना। और वीडियो वालों, आप ग्रेविटेशन वाला लेक्चर देखना, वन शॉट वीडियो बना रखा है, उसमें आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा। नहीं मिले तो ये वाला वापस ट्राई करना, आंसर नहीं आया तो फिर से ट्राई करना, फिर भी ना आया तो ऐसे कर देना। पढ़ो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये वाला मेरे कराने की संभावना में, पता है क्या लिखा हुआ है? इफ द अल्टरनेटिव चार्ज आर अनलाइक, मतलब जो पहले वाला क्वेश्चन है ना, उसके अल्टरनेटिव चार्ज को क्या कर देंगे? अनलाइक। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना ही पड़ेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेम चार्ज ऑफ क्यू आर प्लेस्ड। क्यू 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 क्यू, मैंने बार बार यहां पर क्यू लिखा है, मैंने बार बार यहां पर क्यू लिखा है, ये बता रहा हूं मैं ना, ठीक है। फिर बोला है पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। इस पर पोटेंशियल चाहिए, इसका मतलब इस चार्ज को यहां लाना पड़ेगा पहले, हाँ या ना? तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? kq/, में 2 की पावर 0। v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? kq/2 की पावर 1। v3 की वैल्यू समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? 4 बार बोलना था ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों? kq/2 t। कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना बच्चों? नहीं है, ऐसे चलता रहेगा मामला। तो क्या तुम कह सकते हो कि अब तुम लायक हो चुके हो इस बारे में कि तुम वी नेट भी निकाल सकते हो, हाँ या ना? और वी नेट डिपेंड करता है किस पर? v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन। के क्यू सब में से कॉमन 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4। बताओ कौन सी सीरीज है ये? वो भी कैसी? इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला a इज इक्वल टू 1/। अब ठीक है क्या? हाँ बच्चों, हाँ बोलो। ठीक है, तो के क्यू फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई बच्चों? 1 माइनस आर की वैल्यू निकालना आता है तुम्हें? 1/2 में 1 का डिवाइड कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा, आर की वैल्यू 1/2 के क्यू। एक में से आधा करेंगे तो आधा बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2 के क्यू। तो फाइनल आंसर बताओ। 2 इंटू, अच्छा क्यू की वैल्यू दे नहीं रखी इसलिए मैं आंसर यही मानूंगा, हाँ या ना? अगर 2 की वैल्यू दे देता तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता बोले 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर
9 इंटू क्यू, आंसर कितना आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू। क्या कहती पब्लिक, कोई परेशानी? वाह यार, मेरा वॉलपेपर देखो बच्चों, भरत सर ने सेट किया है। कुछ चाहिए शायद उनको मुझसे, ये समझ में आ गया बच्चों? अब कह कह कह, कह अल्टरनेटिव चार्ज इन नेगेटिव, मतलब अल्टरनेटिव मतलब यो नेगेटिव, यो नेगेटिव, ये तो नेगेटिव है ही। अरे समझ रहे हो क्या, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4 चलता रहेगा, माइनस बीकानेर राजस्थान। हेलो, यस, कहां से बात कर रहे हैं मैम? नो मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 1/2 यही अभी कोई लड़का होता ना, उसको मैं क्या बोलता है, क्यों कॉल करा, ये वो, देख रहे हो बच्चों? हाँ, कम बोला करो। अच्छा देखो, एक तो ये इनफाइनाइट सीरीज हो गई और एक ये भी इनफाइनाइट सीरीज नहीं हो गई, तो एक तो G1 हो गया माइनस G2 हो जाएगा, सही है? देख रहे हो कि चुपचाप से आड़ में तुम मुझसे पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हो। पता है तुम चाहते तो बोल सकते थे कि सर रहने दो हम कर लेंगे अब से, लेकिन नहीं, अभी भी नहीं बोल रहे हो बेशरम कहीं के। देख लो, तुम पता है एक में से पावर माइनस होगा तो 3 पावर बचता है। G1 4/3 आ गया, G2 निकालो 1/2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 5 चलता रहेगा, A/1 माइनस आर, एस इनफाइनाइट। ए की वैल्यू इस बार 1/2 है और आर की वैल्यू तो वही आएगी बच्चों ना, क्या आएगी? ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा क्या बच्चों, क्या समझाऊं? ये लो। अच्छा अब क्या पूछ रहे हो यार तुम, चिड़िया चुग गई खेत। A1 A2 A3 याद है डी कैसे निकालते थे एपी में, ये तो आता है ना तुम्हें? तो जब जीपी की बात होती है ना, वहां ए नहीं होता आर होता है, तो वो कैसे होता है, डिवाइड करके। सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली टर्म का डिवाइड कर दो। तो इसमें देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या किया था मैंने, इस सेकंड वाली में फर्स्ट वन का डिवाइड करा, देखा 1/2 आया। इसमें भी क्या करा, सेकंड वाली में फर्स्ट का डिवाइड करा, दिख रहा है 1/2 के स्क्वायर में डिवाइड करूंगा तो 1/4। इसमें भी सेकंड वाली में 1 का डिवाइड करा। अच्छा इसमें ये भी हो सकता है बच्चों, जैसे डी की वैल्यू ये भी होती थी ना A3 माइनस A2, तो इसमें भी A3 में A2 का भी डिवाइड कर सकते हैं। तुम कहो तो पूरा लिख दो ऐसे, मतलब बोर्ड भर दो ऐसे लिख लिख के, या समझ में आया अभी भी? अब तो आ गया होगा ना समझ में। और कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो जीपी के बारे में। डन, लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय इसका आंसर जल्दी से बताया जाए। तुम पता है एक में से 1/4 माइनस होगा तो पावर माइनस करते कितना बचता, जिम जिम 3 पाव, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर बच्चा 2/3। ये किसकी वैल्यू मिली बच्चों, G2। तो इस G1 में से मृत्यु माइनस कर दो, G1 की वैल्यू कितनी है 4/3 माइनस 2/3, 4/3 में से 2/3 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, ये Q है, 9 कौन लिख रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q। क्या इसे 2/3 लिख दूं, 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 6 इंटू 10 टू द पावर 9 Q। अच्छा लगा, अल्टरनेटिव चार्ज नेगेटिव कर देते तो। पहले वाले में इसमें अंतर क्या आ रहा है, पहले आंसर कितना आ रहा था 18 और इस बार आंसर क्या आ रहा है 6, और इसे पूछ लिया जाए कि बताओ इन दोनों के पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा, तो V1 में V2 का डिवाइड कर दो, 18 10 टू दी पावर 9 Q में से डिवाइड कर दो 6 इंटू 10 टू दी पावर 9 Q। कट गया कट गया कट गया कट गया कट गया, 6 तिया 18,
बढ़िया क्वेश्चन बन गया ना बच्चों। हमें बोला जाएगा कि V2 अपन V1 बता दो, तब भी क्या कर लोगे, उल्टा कर देंगे। 3:1 क्या हो जाएगा, 1:3। अच्छा क्वेश्चन था ये, एप्रिशिएट करो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। रेडी? तो मैंने क्या करा बच्चों, एक पहले चार्ज लिया, क्या लिया बच्चों, चार्ज। सेंटर उड़वाओ, सेंटर भी हमारे पास है, वाओ नया अपडेट है। दिस इज सेंटर। मान लेते हैं कि हम जो है कटस आया, देखो इनफाइनाइट से तो आ चुके थे, अब तुम्हें ना मान लेते हैं कि तुमने एक मूवी देखी GOAT, GOAT साउथ की मूवी है ना बच्चों, वो वाली नहीं, थालापति वाली नहीं। इससे पहले एक मूवी आई थी कि एक शख्स जो है दुबई जाता है, मतलब काम करने के लिए जाते हैं ना, इंडियंस जाते हैं, कोई दुबई जाता है, कोई चाइना जाता है, कोई अफ्रीका जाता है, 2-2 3-3 साल के एग्रीमेंट पे जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ से बोल के ले जाया जाता है उनको कि 15,000 20,000 30,000 35,000 सैलरी देंगे आपको, वहाँ पर खाना पीना मिलेगा, रहना खाना सब कुछ होगा, इतने घंटे से इतने घंटे तक की ड्यूटी होगी, संडे ऑफ होगा, बहुत सारी चीज़ें उनको बता के लेके जाते हैं। और सिक्योरिटी अमाउंट उनसे ले लेते हैं 1-2 लाख रुपए कि आप फ्लाइट करवाएंगे तो आप सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराओ। तो उस लालच में आके बोलते कि हाँ यार, अजमेर और इंडिया में रहते हुए हम 20-25,000 कमा रहे हैं, वहाँ 40,000 कमाएंगे, तो चले जाते। फिर जब वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है उनके साथ, सबसे पहला काम उनसे पासपोर्ट छीन लिया जाता है। पहले सबसे पहले पासपोर्ट गायब करो, फिर उनके पास जो भी पैसा वैसा जो बचा वो भी छीन लो, अब धीरे धीरे उनका सामान छीन लो, एक ही कपड़े में 1 महीने तक रहने दो उनको, फिर करो उनका शोषण, फिर खाने के लिए तरसाओ, फिर जब वो बिल्कुल ऐसे इस हालत में हो जाते हैं ना कि नहीं हमें तो सिर्फ खाना ही दो, घर वर नहीं जाना हमें वापस, फिर उनको बोलो काम करो, फिर सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करवाते हैं, फिर रात को 12 बजे खाना आना खा के सो, फिर सुबह 4 बजे उठाते हैं। ये रिसेंट घटना हमारे घर का ही कोई, हमारे खानदान में से ही कोई सदस्य गया था, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, 2 साल का बोल के ले गए, 3.5 साल बाद उनको छोड़ा। वो भी बहुत बड़ा केस हो गया था कि वहाँ के इंडियन MNC के पास जाके वो उन्होंने रोना धोना करा, तब जाके उनको इंडियन MNC वालों ने भेज दिया। कितने पैसे लेके आए पता है 3.5 साल में, 50 रुपए, बस जेब में 50 क्या कहते हैं, दिनार, दिनार क्या बोलते जो भी है ना वो उस कंट्री का ना, हाँ धर्म, हाँ दिरम दिरम ऐसा कुछ, 50 दिरम लेके आए थे, तो उसका कुछ पैसा ज्यादा था, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब इस टॉपिक का उस टॉपिक से क्या लेना देना वो भी देख लेते हैं। तो वो जब यहाँ से वहां चले जाते हैं तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं, वो अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे मानते हैं जिसका अपने घर से तो लेना देना ही नहीं है, अब ये इनका घर है और वो इस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो पहले उनका मकसद यहां से यहां पहुंचना नहीं होता है, पता है, यहां पहुंचना होता है कि पहले मैं यहां से निकल के यहां पहुंचू, फिर उनका यहां से यहां, इसे कहा जाता है बच्चों डंकी। कौन होते हैं डंकी, जो बिना पासपोर्ट के बिना पैसे के दूसरी कंट्रीज जाके वहां का सदस्यता, मतलब वहां की मेंबरशिप नहीं, सिटीजनशिप नेटफ्लिक्स में जाके थोड़ी फंस रहे अपन, या फिर वो नेटवर्क मार्केटिंग कि 2 साल बाद आके बताऊंगा मैं क्या बन के दिखाऊंगा 2 साल बाद, ज्यादा देखता नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा था एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़का था, 2 साल बाद आके मिलना, मर्सिडीज लेके घूमूंगा मैं, सही है। तो उनका मकसद होता है इनफाइनाइट से पहले यहाँ आना, यहाँ से फिर यहाँ आना, यहाँ पर आना नहीं आना उनका मकसद खत्म हो जाता है, वो हार मान जाते हैं कि घर कभी जाएंगे कि हम, अब उनका ये मकसद होता है कि पहले इस दलदल से बाहर निकलो। तो कहते हैं कि उन्हें यहां से यहां तक आने में जो वर्कडन लगता है, समझ रहे हो क्या, और यहां से यहां आने में जो वर्कडन लगता है उसे बोलते हैं VA बराबर WA अपॉन चार्ज, और इसे VA बराबर VB अपॉन चार्ज। चलेगा बच्चों, बस अब बताओ ज्यादा कौन है, VB ज्यादा है या VA ज्यादा है, किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसमें खर्चा ज्यादा हुआ, VB में। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है अगर मैं A से B आ रहा हूं
तो कहते हैं कि माइनस का के क्यू अपॉन आर ए और माइनस का के क्यू अपॉन आर बी, यही होगा फॉर्मूला, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर ए। आर ए मतलब आर ए आर बी, सही है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन में आर बी, दोनों में माइनस क्यू लगा रखा है क्योंकि किया गया वर्क डन नेगेटिव है। तो मैंने वी ए से बी जा रहा हूं, तो वी ए का पोटेंशियल, कभी कभी क्या बात करते करते फिर मैं स्पीड में लिखने लग जाता हूँ ना, समझी हुई चीज भी नहीं समझ में आती है ना बच्चों। अब सही है, ए से बी जा रहा हूं तो वी ए के पोटेंशियल में से वी बी माइनस कर दूंगा। वी ए का पोटेंशियल कितना है, माइनस का के क्यू अपॉन में आर ए, माइनस इसका माइनस का के क्यू अपॉन में आर बी, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, के क्यू अपॉन आर बी माइनस माइनस के क्यू अपॉन में आर है। क्या तुम कह सकते हो कि ये वी बी है और ये वी ए है, हाँ या ना? किसका खर्चा ज्यादा, वी बी का ज्यादा है और वी बी का कम है। अब यहां मैंने फॉर्मूला ये लिख दिया और उसको प्रूफ करके ये लिख दिया, गलत है ये। अगर ये माइनस साइन अपन नहीं उठाते तब ये फॉर्मूला लिखेंगे, और माइनस साइन उठाते तब ये फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इसकी चर्चा कर ही क्यों रहा हूँ, इतनी खतरनाक लाइनें क्यों लिखवा दी? बहुत सिंपल टॉपिक था, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि अपन 10th क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, तो उसको मैंने इतना हार्ड क्यों बना दिया? तो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है, वो 10th क्लास में जो तुम पढ़ते हो ना, वो तो दो बैटरी के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ये टर्मिनल होता है जिस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट होता है, ये टर्मिनल होता है जिस पर पोटेंशियल 3 वोल्ट होता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? तो बैटरी 7 वोल्ट की है। ये 10th क्लास वाला कंसेप्ट कि दो बैटरी हम लेके आते हैं ना बच्चों, कौन सी, 2 वोल्ट की बैटरी आती है, पेंसिल सेल एवरेडी। तो वो जो 2 वोल्ट की बैटरी है वो 2 वोल्ट है कैसे, कि यहां पर 5 वोल्ट का टर्मिनल है और यहां पर 3 वोल्ट का टर्मिनल है, समझ गए? तब जाके 2 वोल्ट बनता है। किसी भी बैटरी के अंदर एनोड और कैथोड के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो हाउ कैन हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं या कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चार्ज फ्लो करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होना चाहिए ना चार्ज को फ्लो कराने के लिए, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को पूरा लेके आना। देखो बच्चों, कहते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यहाँ का पोटेंशियल बहुत कम है ना, तो चार्ज यहां से यहां चले जाना चाहिए। लेकिन पता चार्ज यहां से यहां नहीं जाता, चार्ज घूम के जाएगा, समझ गए क्या? और इसके बीच में पता कौन कौन होता है? एक जना बल्ब लगा दिया कि आजा आजा, समझ गए क्या? एक जने ने ट्यूबलाइट लगा दी, किसी ने पंखा चला दिया। वो जो चार्ज जाता है ना, तो एनर्जी तो बहुत सारी लेके गया, यहाँ आते आते भिखारी हो जाता है। वो राजपाल यादव वाला डायलॉग सुना होगा, पहले कुछ अंदर मारा करा ये समझ गया ना? तो कहने का मतलब ये हो गया, हाँ, कि किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हम बात करेंगे कब, जब किसकी बात होगी बच्चों, मूविंग चार्ज की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसके पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर मत करना आपस में, दैट इज द रियल पोटेंशियल डिफरेंस। रियल पोटेंशियल मतलब रियल खर्चा। जैसे मेरे दोस्त को मैंने बोला कि अपन दोनों नैनीताल चलते हैं ना दर्शन करने बाबा जी के, तो उसने कहा कि देख भाई मेरे पास तो 2000 रुपये है, तू कहे तो अभी तेरे अकाउंट में डाल दूँ, तू जाना है, तेरा काम जाना है, मेरे को तो 2 टाइम की रोटी खिला दियो, बाकी चल के आ जाएंगे अपन। तो मैंने हिसाब लगाया कि जाने का और आने का खर्चा ट्रेन का तो इतना हो गया, प्लस वहाँ पर अगर एक्सपेंस होता है टैक्सी वैक्सी का तो इतना एक्सपेंस हो गया। फिर अगर 2 दिन वहाँ रुकते तो उसका होटल, मतलब अगर छोटा मोटा होम स्टे भी लेते हैं तो उसका खर्चा सब मिला के मैंने देखा कि 6000 रुपये आ रहा दोनों का मिला के, है ना। तो मैंने कहा भाई 6000 खर्चा है। तो उसने पता है क्या करा, देख भाई मेरे पास तो 2000 है, लेके चल रहा तो ले चल ले, नहीं तो रहने दे। ऐसे निकम्मे दोस्त है मेरे, है ना। ये भी कि रिसेंटली घटना बता रहा हूँ मैं तुम्हें ना। तो उसने तो कह दिया मैं तो 2000 रुपये दूंगा तेरे को। मैंने कहा तो तू 2000 भी मत दे मेरे को। मैं उसको वहाँ ले गया, फिर मैंने कह दिया देख ले तेरा कोई होम स्टे तेरे को लेना, मेरे को तो ये पसंद आ रहा है, मैं इसमें रह लेता हूँ, तू तेरी इच्छा है जहाँ रह ले। अरे मास्टर वो मेरे को मास्टर कहता है ना, मास्टर तो क्या मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा क्या? नहीं भाई तूने तो 2000 ही तो दिए, 2000 में तेरे को ऐसे लग्जरी जगह पे रुकवाऊंगा क्या मैं? थोड़ी जेब ढीली कर तो तेरे को यहाँ एंट्री, नहीं तो देख सामने एक झोपड़ी बनी हुई है, वहां तेरा बिस्तर डाल के सो जा, बस मच्छर रात को तेरे आएंगे और पप्पी लेके जाएंगे। सुनाया उसने मेरे को बहुत कुछ, तो मैं उसकी बात मान ही ली, फिर मैंने उसको मेरे साथ ही रख लिया। तो उस केस में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को उठाऊं
तो वहां से हम सोच के कितना आए थे, बिल्कुल। तो यहां आते आते पता है कितना हो गया? 7,500 रुपये। देखो जो जब किसी ट्रिप पे जाते सोच के जाते हैं ना कि इतना खर्च होगा, तो मान के चलो कि ये तो बहुत कम खर्च हुआ, इससे ज्यादा भी हो सकता था, 60,000 भी हो सकते थे, 17,000 भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम साढ़े बहुत कंजेस्टेड एरिया, मैं ऐसे इंसान को मेरे साथ में ले गया जो महाकंजूस है ना, मैं बोल रहा हूँ अपन है ना एक टैक्सी करते हैं, उसमें आराम से दोनों भाई एसी में जाएंगे उधर, अरे रुक जा रहे यार, मैं रुक जा किसी बाइक वाले को पकड़ता हूँ। उसने एक बाइक वाले को पकड़ लिया, बोले कि हमें यहाँ से वहां छोड़ना है, तो बोले कितने रुपए लगे, बोले 20-20 रुपए लगेंगे दोनों के, बोले ठीक है बैठ मास्टर। बोले बैग कौन पकड़ेगा, वो वाला बैग लेके गए थे ना, बोले तू मेरे को दे दे, एक बैग इधर टांगा एक बैग इधर, तू बोले तू पीछे बैठ जा, तेरे को मोबाइल वोबाइल छेड़ना है, तू तेरे को कुछ वीडियो बनाने बना ले। मैंने कहा थक जाएंगे अपन, अरे बैठ जा रे, फिर मैं बैठ गया। तो 7.5 भी इसलिए क्योंकि उसने 2-4 बार तो बाइक पे ही सफर करवा दिया। बोले देख अगर अपन कार में जाते तो कार में बैठे रहते तो क्या तू पहाड़ में जो वो वाटरफॉल हो रहा है इसके लिए रुक थोड़ी पाते अपन, ठंडा ठंडा पानी पीने को मिल रहा है, वो फिर मेरे को ज्ञान दे रहा है। ठीक था, वो भी एक्सपीरियंस अच्छा है। तो वो 7.5 यहाँ तक पहुंचे। तो बताओ ये तो ट्रिप वाली कहानी होगी, तो इसमें फिजिक्स तो लगाने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर थे 6,000 सोच के और यहाँ पर कितना होता है 0, तो हम बिल्कुल सही कि हम 6,000 रुपये ही खर्च करके आए। 7,500 मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, 6,000 की सोच के चले थे। तो मेरा यहाँ पर खर्चा कितना हुआ 0, फिर बढ़ते 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 नैनीताल पहुंच गए तो खर्चा कितना हो चुका था तब तक 2,500, फिर वहां पर खाना पीना रहना रहना टोटल मिला के कितना हो गया 7,500। तो फिर मैंने उसे बोला कि भैया तेरे कितने रुपए मांगूंगा उससे मैंने 1,700 रुपये और दे दे। तो उसने ना हिसाब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगाया, बोले देख भाई यहाँ से यहाँ तक तो मैं अकेला आ गया था क्योंकि तू तो दिल्ली से आया था, मैं तो अजमेर से आया था। तो उसने यहाँ से हिसाब नहीं जोड़ा, उसने कहाँ से जोड़ा, यहाँ से कितना हो गया टोटल 3,500। उसने 2 का भाग दिया, कितना आया पता है, और मैंने उससे कितने मांगे थे। फिर उसने मैथ्स मेरे से ना मैथमेटिक्स को लेके थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया वो, उसने ना तो ये दिए ना तो ये दिए मेरे को। शाम को जाऊंगा उसकी दुकान पे, आज मीटिंग है मेरी है ना। देखो यहां तक भी मिल जाए तो बुरी थोड़ी बात है, अपन ये वाला ट्राई करेंगे आज है ना। हाँ मेरे पास आखिरी ऑप्शन तो यही है बच्चों, इसके बाद भी अगर वो नहीं देता तो मेरे पास उसका एक सामान पड़ा वो बेच दूंगा मैं, उसको बेचने से मेरे पास इतने रुपए आ जाएंगे, तो मैं उसको 250 रुपये दे दूंगा वापस, ठीक है। चले अपन आगे चले, बहुत होगी कहानी खत्म। क्या लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी भी पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट वोल्ट होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ सिस्टम, इसका मतलब ये वेक्टर ही नहीं है तो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कैसे करेगा, सही है। पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस वेक्टर है नहीं तो ये पाथ पे तो निर्भर करेगा नहीं। अगर मैं मान लो ए पॉइंट से कहा हूं बच्चों, बी पॉइंट से ऐसे घूम के जाऊं, ऐसे घूम के जाऊं, ऐसे इधर से जाऊं, इधर से जाऊं, हर केस में पोटेंशियल कितना होगा मेरा सेम होगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे मान लो कि कोई अजमेर रेलवे स्टेशन उतरा और नया नया है, जो पहली बार अजमेर आया, तो टैक्सी वाले ना पहचान जाते हैं कि शक्ल देख के कि ये नया है, तो वो आते हैं कि भैया दरगाह जाना है, तो उनको पता थोड़ी कि दरगाह थोड़ा पैदल चलो दरगाह आ जाएगा, नहीं उसको बोले बैठो बैठो 250 रुपये लगेंगे, उनको पूरा माटम भी से चक्कर घुमा के केसरगंज से ले जाके फिर दरगाह छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है नहीं कि दरगाह तो पैदल रास्ते से जाएंगे तो बहुत जल्दी पास पड़ेगा, दिल्ली गेट से चले जाएंगे तो 20-20 रुपए में जा सकते हैं, उन्होंने 250 रुपये दिए और उनको लग रहा हाँ यार बहुत दूर है यार दरगाह। फिर जब वो दरगाह पहुंचे तो वहां पर एक दूसरा बंदा मिल गया उनको, जब वापस स्टेशन की तरफ आ रहे थे तो ई रिक्शा वाले ने बोला ना कि भैया 3 जने हो तो 60 रुपए दे देना, 20-20 रुपए। हाँ यार 60 रुपए, अरे हाँ बैठो जल्दी बैठो आगे भी सवारी लेनी है। तो उसने रास्ते में जाते जाते और किसी सवारी को बिठा लिया, स्टेशन आ गया जितने में, तो है अभी तो बैठे थे, तो भैया 60 रुपए तो लगेंगे इतनी देर बैठने के। तो बताया कि भैया हम जब वापस आए थे, जब गए थे, जब यहाँ पर आए थे दरगाह की तरफ जब जा रहे थे तब हमसे लिए 250 रुपये, 250 रुपए। तो बोला कि इसी रास्ते से आए, बोला नहीं हमें तो कोई पता नहीं बढ़िया जगह से घुमा के लाया था वो। तो जो वो खर्चा है ना उसे अपन कहते हैं बच्चों अंधा खर्चा। अंधा खर्चा मतलब हमें नहीं पता लेकिन वो खर्चा हो रहा है, लेकिन जब हमें पता चल जाता तो नेक्स्ट टाइम जब कोई दरगाह आएगा तो वो टैक्सी पे तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, विश्वास खत्म, वो सोचेगा मैं पैदल ही चला जाऊंगा गूगल देख के। हो गया
या कोई सज्जन मिल गया, ई रिक्शा वाले पे ज्यादा विश्वास है, और टैक्सी वाले ई रिक्शा वाले से ज्यादा जलते हैं, क्योंकि ई रिक्शा वाले को क्या है, बैटरी चल रही है अपने को, तो भैया बैठ जाओ, तो बैठ जाओ, मैं देख लूंगा, वो बिठा ले, फिर टैक्सी वाला उसकी ई रिक्शा को रोक लेगा सामने से आके, उतार सवारी को, सवारी परेशान। कौन जीतेगा दोनों में से? जो जीतेगा मैं तो उसके पास बैठूंगा। कभी तुम ऐसे फाइट में बैठे हो, मतलब कि टैक्सी टैक्सी में झगड़ा हो गया और तुम एज ए होता, अक्सर होता है ऐसा, ठीक है। मैं वापस टॉपिक पे हूं। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फोर्स, फील्ड वर्क इज डन, कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग पाथ। एग्जांपल है बच्चों हमारे पास ग्रेविटेशन, सही है। ग्रेविटेशन में मैंने बताया था ना, जैसे एम मास की बॉडी को घूम फिर के लेके आओ या डायरेक्ट लेके आओ, तो ये घूमने फिरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता है क्यों? अगर मान लो ये यहां गया, जबकि डिस्प्लेसमेंट नीचे है, एंगल कितना है, किया गया वर्क डन, फिर नीचे आया, कुछ ना कुछ वर्क डन मिलेगा, फिर जीरो, फिर कुछ ना कुछ, फिर जीरो, फिर कुछ ना कुछ, फिर जीरो, सबको जोड़ो, केवल ये जुड़ जाएगा, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पढ़ना बच्चे क्वेश्चन, along which path the work will be maximum in carrying a same in b 1 2 और 3, किस पाथ पर वर्क डन ज्यादा होगा बच्चों, बताओ मैक्सिमम होगा? फर्स्ट पे ज्यादा होगा, सेकंड पे ज्यादा होगा, या थर्ड पे ज्यादा होगा? आ गया समझ में? क्योंकि वर्क डन जो करते हैं ना चार्ज को लाने में, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स के बिहेव में है, ठीक है। और दूसरी बात मैं तुम्हें बता देता हूं ना, एक पॉजिटिव चार्ज है मान लो, और एक नेगेटिव चार्ज है छोटा सा, ये अगर छोड़ दिया जाए ना यहां से स्टेशनरी रख के, ये हमेशा सीधे ही आएगा, कभी घूम के थोड़ी आएगा इसे। कंजर्वेटिव फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, उनके लाइन सेंटर को मिलाने वाली लाइन जॉइनिंग द सेंटर, उनका एक्शन जो होता है ना, फोर्स ऑफ एक्शन, वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर होता है, ताकि ये दोनों सेंटर से सेंटर मिलने जाए, ऐसे घूमते हुए नहीं जाए। कभी ऐसा देखा है कि चार्ज घूमते हुए, गोल घूमते हुए फिर इसके पास आ रहा है? हाँ, जब चार्ज क्या हो, याद आ रहा है बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने चार्ज को मूव करते हुए छोड़ दिया था, तो वो स्टेशनरी नहीं गया था, वो स्पाइरल होते हुए घूमते हुए गया, थोड़े टाइम बाद आके मिल लिया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो बच्चों, थोड़ा आराम से, है ना, मैं पानी पी लेता हूँ बच्चों। मैं तुम बोला था ना मुझे बार बार पानी के लिए पूछते रहा करो। बहुत ज्यादा पानी बेटा, थोड़ा कम पानी देना। पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो, बाकी सब तो पढ़ना बेटा क्वेश्चन। वहां रख लेता हूँ, पीता रहूंगा। पढ़ो बच्चों, अ चार्ज 20 माइक्रोकुलम इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन एक्स वाई प्लेन। ऐसे क्वेश्चन को डील करने का तरीका पता है तुम्हें? हमेशा क्या बनाना चाहिए, एक क्या बना रहा हूं मैं, ये कोऑर्डिनेट, पहले कहां पर रखा, यहां पर कौन पड़ा है बताओ? एसी बंद क्यों कर दिया बच्चों, चलाओ ना, रहने दो रहने दो। देखो 20 माइक्रोकुलम जो कि यहां पड़ा हुआ है, फिर क्या बोल रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट 5 ए, एक माइनस और 4, तो एक पॉइंट तो यहां मान लेता हूं, और एक पॉइंट यहां मान लेता हूं, कितना है, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, सही है। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ? इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस को V1 मान लो, और इसको क्या मान लो, V2, चलेगा क्या, है ना। चार्ज को क्या बोला अपन को बच्चों, कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ये से ये, इन दोनों के बीच में, तो V1 माइनस क्या कर देना मुझे, V2। अच्छा ये कोऑर्डिनेट है, तो तुम्हें इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए बस, तो आंसर क्या आएगा, 5a प्लस a का, आता समझ में? ये तुम्हें सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस ये, क्योंकि ये
क्या लिखा है? ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। कहने का मतलब मेरे पास v का फॉर्मूला सिंपल होना चाहिए था, के क्यू बाई आर। मुझे चार्ज पता है बच्चों कितना है, 20 माइक्रोकुलाम। मुझे आर चाहिए, अगर मुझे v1 चाहिए तो v1 के लिए क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? r1। r1 मतलब केवल ये डिस्टेंस चाहिए, तो कितना आ जाएगा? सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बच्चों, दो कोऑर्डिनेट के बीच का। तो 26a² का रूट क्या मिला? r1। r2 बताओ क्या मिलेगा? 3a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 25a² का रूट। चलेगा बच्चों, हजम हो रही बात? तो कहते हैं कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे पहले ये दे रखा था, इसलिए v1 आगे लिखा। तो क्या आएगा? के क्यू अपॉन r1 माइनस के क्यू अपॉन r2। तो के क्यू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। क्या सुनो, क्या तुम्हें याद है बच्चों, मैंने इसको ऐसे भी लिखा था, कभी ऐसा लिख रहे हैं कभी ऐसा लिख रहे हैं। देखो डिपेंड करता है, मैं अभी v1 माइनस v2 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं दिए हुए। अगर ऑप्शन दिए हुए होते और उसके आगे माइनस होता तो मैं आंसर माइनस का लिखता, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव वर्क डन होता है इसलिए, है ना। अभी ऑप्शन नहीं है इसलिए मैं v1 माइनस v2 ही लिख रहा हूँ। कितना आ रहा है? रूट में 26 इंटू ए माइनस रूट का 25 इंटू ए। इसको यहीं छोड़ दूं बच्चों, या वैल्यू निकालनी चाहिए मुझे? देखो मुझे ए दे रखा ना, ए मतलब आंसर ज्यादा और निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ए की वैल्यू भी दे देता 1 मीटर 1 सेंटीमीटर समथिंग लाइक दैट, तो मैं के की वैल्यू भी रखता, क्यू की वैल्यू भी रखता, रूट 26 की वैल्यू भी निकालता 5.1 करके। समझ गए हो क्या? मतलब तुम चाहो तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 20 माइक्रोकूलम आई, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 1/5.1 माइनस 1/5, और नीचे डिवाइड किसका आ जाएगा? ऑप्शन होता तो मैं निकाल लेता, और आंसर मैं इसको यही छोड़ना चाह रहा हूं। चलेगा बच्चों? है ना, इनफ है। और पढ़ो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज है ना। क्या लिखा हुआ है? मैंने तुम बोला था ना कि जब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तब मैं घास काटूंगा, तो ये है वो घास आज की, हरी भरी। उस घास में ये है कि ये सब चीजें अपन पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। किस किस के बीच में रिलेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड था। सारे फॉर्मुले बिल्कुल एक जैसे याद आ रहा बच्चों? ये वाला ही फॉर्मुला हमारे पास है कि जब ई दे रखा हो तो वी कैसे निकालते हैं? ये डिफरेंस हो गया, ये ग्रेड हो गया, ये पार्शियल हो गया। सही है बच्चों? पार्शियल निकालने का तरीका तो मैं सीधे उठा लू बच्चों क्वेश्चन, मुझे सब याद है, ये फॉर्मूले पूरे याद है अपन को अच्छे से। तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सीधा, है ना। पढ़ो बच्चों, याद आ रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, दिया हुआ क्या है? वी निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? पार्शियल डेरिवेटिव विद वी, है ना। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, ग्रेड वी। या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, उल्टा ग्रेड वी। हाँ या ना? और तुम्हें पता है ये वेक्टर क्वांटिटी में ये वेक्टर होता है कौन? उल्टा डेल्टा। और उल्टा डेल्टा तुम्हें पहले से ही पता है ये होता है बच्चों। हाँ बोलो ना यहां तक, ए बच्चों बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ। आवाज नहीं आई? शाबाश। तो ये जो डेल्टा मैं निकालूंगा उसमें डेल अपॉन डेल एक्स ही क्यों निकालूंगा बताओ? क्योंकि मुझे केवल क्या गिवन है, अगर y और z भी देता तो मैं y z भी निकालता। तो क्या मेरे लिए e का फॉर्मूला निकालने का तरीका सही है क्या? डेल अपॉन डेल एक्स वी, डेल अपॉन डेल एक्स वी, चार बार कॉमन, वी क्या बचेगा? 2x। आंसर कितना? 8x, दैट इज e। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि मुझे यहां पर x की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा बच्चों? 8 इंटू 1। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 8 वोल्ट पर मीटर। क्या कहती पब्लिक? अगर यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह 4x² YZ, याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें, यही पॉइंट मान लेते तो ये वाला भी क्या कह सकते हो बच्चों, पता है तुम? इसे होमवर्क कह सकते हो। ठीक है, पक्का होमवर्क के लिए छोड़ दूं या करवाऊं? बोलो।
पूरा कंफ्यूज कर दूंगा तुम्हें मैं। पहले कंफ्यूज कर दिया। बताऊंगा नहीं कैसे हुआ। एक बार प्लस दबाऊंगा, एक बार माइनस दबा दूंगा। अच्छा, प्लस दबाते ही माइनस दबाते ही क्या पता चलता है, इसमें ना लाइट ब्लिंक होती है कैमरे में। तो इस सर के लिए सही रहेगा कि हाँ प्लस दबाते ही ब्लिंक हुई लाइट, है ना। तो बताओ, चले आगे। हाँ बोलो, हाँ। हाँ बोलो, वापस बोलो, आवाज नहीं आ रही। अरे बोलो ना, हाँ। कैसा है क्वेश्चन? मुझे वी दे रखा और क्या दे रखा, आर। वाह, पूछा क्या है? ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ पी डी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी, डेल वी अपॉन डेल आर, है ना। इसे ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेड वी। लेकिन ये तो तब लगाते हैं जब वी का क्या दे रखा हो अपन को, फंक्शन, मतलब एक्स वाई जेड कुछ होने चाहिए थे, लेकिन यहां पर तो एक्स वाई जेड कुछ है ही नहीं। अब सुनो, क्या ग्रेड का मतलब ग्रेडियंट होता है क्या बच्चों? ग्रेडियंट को हिंदी में क्या कहते हैं मानसी? प्रवणता। और प्रवणता को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? और ढाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? और स्लोप को ही क्या बोलते हैं बेटा? सब सही था, बस वो टेंजेंट। अरे यार फिर देखो, चलेगा ना। तो क्या बच्चों, सामने देख, मुझे पूछा क्या है, फील्ड एट वेरियस पॉइंट, अलग अलग पॉइंट। इस पॉइंट पे बता दो, इस पॉइंट पे बता दो, इस पॉइंट पे बता दो, और इस पॉइंट, है ना। 4 पॉइंट मान ले बच्चों। 4 नहीं, हमें ए बी और सी 3 पॉइंट दे रखे, दिख रहा है क्या? तो एक पॉइंट की पोटेंशियल के लिए स्लोप निकाल लू। तैयार हो क्या? सामने देखो क्या आ जाएगा, टेन थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि मुझे एंगल दिया हुआ ही नहीं है। परपेंडिकुलर कितना है, 2, बेस कितना है, 2 2 2 तो 2, आंसर कितना आ गया, 1 10 45। एंगल पूछा है क्या अपन से? तो फिर 45 कैसे बोल सकती है? नहीं, एंगल पूछा ही नहीं है, अपन को पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1 वोल्ट पर मीटर, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो अब मैं निकालूंगा बी, टेन थीटा। बी मतलब यहां से यहां स्लोप कितनी आ रही बच्चों, साफ एंगल दिख रहा है बच्चों, 0। आंसर कितना गया, ई 0। फिर आओ सी, सी पे एंगल कितना, थीटा, यहां से यहां। सही है क्या? ये नेगेटिव स्लोप है बच्चों। अच्छा, इसको नेगेटिव बोल रखा है, इसको पॉजिटिव बोल रखा है, ऐसा क्यों? देखो, वी बी में आगे माइनस आता है, और वैसे देखा जाए तो स्लोप पॉजिटिव है। वी नेगेटिव होने की वजह से ही क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और वी नेगेटिव होता है और ये भी नेगेटिव 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 मिलके क्या हो गए, पॉजिटिव। या तो ऐसे समझो, ये तो मैंने मैथ्स की लैंग्वेज वाले के हिसाब से समझा दिया, और बैंगन वालों को समझाऊं। देखो भाई लोग, ये स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना, क्योंकि एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन वी ही क्या है बच्चों, सुगला है, नेगेटिव है। जो वी ही नेगेटिव है तो इसका मतलब ये भी स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि फॉर्मूले में आगे क्या आ रहा है, माइनस। स्लोप के आगे क्या आएगा, माइनस। ई बराबर माइनस का टेन थीटा होता है। ये भी हो जाएगा बच्चों, 1045 आएगा प्लस का 45। क्यों बच्चों, यहां से यहां तक का गैप भी 2 है, यहां से यहां तक का गैप 2 है, एंगल आ गया बच्चों 2/2 1 1045। वही तुम्हारी इच्छा है। आंसर कितना आ गया, 1 वोल्ट पर मीटर। ये भी वोल्ट पर मीटर। दो तरीके के क्वेश्चन करवा दिए बच्चों ई निकालने के। ई निकालने के दो तरीके, पहला जब फंक्शन दे रखा हो तो पार्शियल डेरिवेटिव करके कोऑर्डिनेट रख के तुम ई की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा ग्राफ दे रखा हो तो उसकी स्लोप निकाल सकते हो। सही है, चले आगे। तुमने देखा ये वाला जो फॉर्मूला है, देखा ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये तब यूज में लेते जब ई और आर में ग्राफ दे दिया जाए और अपन को पूछे वी बताओ, तो तुम क्या कर देना बच्चों। जब भी हम बात करते हैं स्लोप की, मैं फिजिक्स के अंदर तो दो चीजों की बात करेंगे, एक
एरिया, दूसरा स्लोप। एरिया और स्लोप है ना। क्यों एरिया क्यों निकाला? क्योंकि ई को आर से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है? ई क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। आर क्या होता है? मीटर से मीटर कटेगा तो वी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? वी। चले, वाह, ओहो, पढ़ो। मैं पानी पी लेता हूँ जब तक। An oil drop B hedge charge 1.6 microcoulomb, नहीं 10 minus coulomb। अच्छा, मास दे रहेगा ये। If the drop is in the equilibrium position, then what will be the potential difference? The distance between the plate is 10 millimeter। लगाओ बच्चों तुम, तुम्हारा दिमाग यहाँ पर, फिर मैं मेरा दौड़ाऊंगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? मान लो एक तेली है जिस पर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। सही है, नाइस। मास भी दे रखा है, अच्छा। और ड्रॉप जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है कि ये जब मान लो ऑयल की बूंद है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तभी ये ऊपर की तरफ जा पाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब इस पर ऊपर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? इसे पता है क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है? इसे अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ या ना? और पता है क्या बोल रखा है कि ये कौन सी पोजीशन पर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किसके बराबर कर दूंगा? बताओ। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को बोलते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई, और ये कितना हो जाएगा? एम जी। पूछा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूछा है। तो बच्चों E बराबर होता है V अपॉन डी, तो V बराबर ई डी। कभी देखा ये वाला फॉर्मूला? मैंने तो देखा है। V बराबर होता है E डॉट डी आर, है ना? तो मैं इसको ई डी भी लिख दूं, चलेगा बच्चों? तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, सही से ही लिखते लिखते कभी कभी है ना मामला ऐसा गड़बड़ा जाता है, क्या बताऊं मैं बच्चों तुम्हें। बहुत दुखी हूं मैं इस मामले में। तो V चाहिए, V। हाँ बेटा, दोनों साइड से। कहां से बेटा? दोनों साइड से कहां से बता? देखो, एक ऑयल ड्रॉप है बस। कैसे पता चला एक है? एक तो इस वजह से, थोड़ी इंग्लिश प्लस, एक ऑयल ड्रॉप को इस फील्ड के अंदर छोड़ दिया। और पता है क्या बोल रखा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। इसका मतलब मास भी दे रखा तो नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा। इसका मतलब इस पर जो चार्ज है वो नेगेटिव मैंने अज्यूम किया है, दिया हुआ नहीं है। और वो नेगेटिव चार्ज हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लेट इसको ऊपर बुला रही है, लेकिन इसका मास इसको नीचे ले जा रहा है, इसलिए कहीं नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा दी। क्या कहते हो? अब बता, तू क्या कह रही थी? हाँ, वो कुछ में क्या क्या है देखो जरा। प्लेट्स उस पर फोर्स लगा रही होगी ऊपर की तरफ। हाँ, तो मैंने भी तो ये बोल रहा हूँ, प्लेट्स ऊपर फोर्स लगा रही है। प्लेट्स का मास बोल रही है। प्लेट्स का मास दिया हुआ है? नहीं।
एक्चुअली में क्या होता है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट मास वाले ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लेट मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन अच्छा है कि प्लेट के ऊपर भी तो बहुत सारा मास हो सकता है, लेकिन गिवन ही नहीं है। अजम्पशंस क्या रहना चाहिए कि प्लेट सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही अप्लाई कर पा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रही, नेग्लेक्ट कर रखा है। ठीक है, चलो आगे चलो। ये तो अब आगे सॉल्व कर लोगे ना तुम बच्चों। एम की वैल्यू कितनी है? 1.6 10 की पावर माइनस का 14। जी की वैल्यू कितनी है? 10। और डी की वैल्यू कितनी है? 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। और चार्ज कितना है? 1.6 10 की पावर माइनस 19, ये इससे कट गया। 14 और 3 माइनस का 7 हो गया 17, है ना बच्चों? तो 17 से 19 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10/10 की पावर 2 माइनस का ऊपर जाके कितना हो जाएगा? ये 10 और 10 कितना हो जाएंगे? 100। 100 आंसर कितना आ गया? 10 की पावर 4। किसकी वैल्यू मिली है? वी की। लिखेंगे कैसे? वोल्ट। ये आंसर है मेरा। अच्छा है, यही इसका आंसर। अच्छा लगा ये? देख लो एक बार, सही है क्या? सही है क्या? चल आगे बोल, कुछ पूछना चाह रही? हाँ, यस। आर थोड़ी, ये तो दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, अपन को बोला पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है इस प्लेट से इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो तुम? मुझे निकालना क्या है? अब ये तो तभी पॉसिबल था जब मैं इसका पोटेंशियल मुझे दे दिया जाए और इसका दे दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं गिवन। ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। तो मैंने ना रेफरेंस क्या लिया कि जो चार्ज है ये यहां पर आके, चार्ज नहीं मतलब एक ऑयल ड्रॉप है जो सेंटर पे आके स्टेबल हो गया है, इक्विलिब्रियम में आ चुका है। नीचे इसको कौन खींच रहा है? mg, लेकिन प्लेट इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया। मैंने सब कुछ लगाया, मुझसे जो पूछा गया ना, मैंने इक्वेशन लगाई है बच्चों किसकी? फोर्स की। जबकि मुझसे पूछा क्या गया है? फोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। अभी तक अपन इतने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, सही है। लेकिन बच्चों तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए, दिख रहा है कि ये इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि जब भी तुम्हें v निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ई डॉट या फिर क्या लगाओगे? ईडीआर। ईडीआर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? डिस्टेंस। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? v। अब मैंने पता है क्या करा है बच्चे, मैंने एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ, मेरा मकसद है ना v निकालना तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं e को किससे मल्टीप्लाई कर दूं। तुम्हें पता है ये जितनी भी कैलकुलेशन करी ना, अगर इन सबको उठा दूं मैं, क्या तुम मानते हो यहां से ई निकल जाएगा मेरे लिए? हाँ या ना? बोलना बेटा, अरे बोल। ई निकल गया अगर मुझसे तो मैं वी निकाल सकता हूं इससे। अब सही है, मेरी गलती ये रही कि मैंने यहां पर ई का फॉर्मूला वी अपॉन डी करके लिख दिया ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व, इक्वेशन बन जाए। कोई बात नहीं, इक्वेशन तुम्हें बनाना पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं। क्या तुम ई से हमेशा काम करवा के वी निकलवा सकते हो क्या? बिल्कुल। एक बार पकड़ो तो सही ई को। सोच रखनी पड़ेगी पुलिस वालों की टाइप की। किसी भी मोहल्ले में चोरी जाती है ना, तो एक चोरों को नहीं पकड़ते, 8 चोरों को पकड़ते हैं वो। फिर पूछताछ चालू होती है, फिर बात करने से लहजे से पता चल जाता है पुलिस वालों को कि फिल्टर कर दो, ये 4 चोर है बस, बाकी सबको घर भेज दो। फिर चारों को थोड़ा सा डिग्री देना चालू करते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री, 10th की डिग्री, 12th की डिग्री, फिर बाद में तीसरी क्लास की डिग्री देते हैं। तब जाके फाइनली पता चलता है कि यस, ये रहा चोट्टा। सही है। तो जब भी अपन को पास दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस दे दी जाए ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दो किससे? डी से। ठीक है, बताओ समझ में आया?
आ गया पूरा? क्या लिखा है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कुछ याद आ रहा है इसको? ग्रेविटेशन में पढ़ा था अपन ने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इवन मैंने तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा ही दी। बताओ कैसे, क्या बनाया था अपन ने? एक स्फेयर उठा के कहां से लेके आए थे किसी को? हाँ बच्चों, कहां से उठा के लाए थे किसी को? इनफाइनाइट से। कहां तक लेके आए थे? आर डिस्टेंस पर। यहां पर चार्ज कितना था? क्यू। इनफाइनाइट पे चार्ज कौन है? क्यू नोट। तो जो वर्क डन होता है, बच्चों सच बताओ ना, ये डेरिवेशन करूं या नहीं करूं? हाँ बच्चों बताओ ना, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं या डेरिवेशन करूं पूरा? बोलो, कर दूं? देखो, यहां से आया तो मैं चाय पीने के लिए रुका था, याद आ रहा है कुछ? कितनी डिस्टेंस के लिए? dx, जिसमें यहां से यहां तक की मेरी डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं? x, लेकिन मुझे लेके कहां तक आना है? r तक। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। k q q नोट अपॉन में x dx, नहीं एक्स स्क्वायर आएगा। ये फॉर्मूला कहां से उठाया मैंने बच्चों? अब सही है? फिर उसके बाद देखो, W इज इक्वल टू के क्यू 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 नॉट। क्या कर देंगे यहाँ पर बच्चों? इंटीग्रेशन। ये छोटा वर्क डन था, छोटे चार्ज है ना, छोटी सी डिस्टेंस का, चाय पीने तक का वर्क डन था ये। दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। क्या बाहर आ गया बच्चों? के क्यू क्यू नॉट। इंटीग्रेशन आता है, स्टार्ट कहां से गया? अनंत से कहां तक? यहां तक। के क्यू क्यू नॉट माइनस का 1/r माइनस का 1/, इनफाइनाइट, जीरो हो गया। तो क्या बचेगा? और पता है बाय डिफॉल्ट यही किया गया, वर्क डन ही क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जो U मेरे पास मिला है, ये फॉर्मूला तुम हमेशा याद भी रखोगे। अगर मुझे सरफेस तक लाने की जरूरत पड़ती बच्चों, ये तो R मान लो यहां तक का है, ठीक है, ये R, तो बताओ सरफेस तक आने में कितना करना पड़ता है वर्क डन? के क्यू क्यू नोट अपॉन में कैपिटल R। सही है? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। तो मुझे इस पर कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं ना, बताता हूं कैसा। मान लेते कि हमारे पास क्या लिया है बच्चों मैंने? सिंगल चार्ज। कौन सा? Q1। Q1 Q1। मुझे बताओ Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है? याद आ रहा कुछ क्या लिखवा रहा हूं? फिर बताओ क्या लिखेंगे अपन? दो चार्ज हो जाएंगे बच्चों। तो दो चार्ज तो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास यहां पर कौन मौजूद था, और इधर कौन लेके आया बच्चों में? Q2 जब भी लाया जाएगा ना, तो वो किससे परमिशन मांगेगा? कुछ याद आ रहा है? तो लिखेंगे कैसे? के Q1 Q2 अपॉन R12। माइनस मत लगाओ अभी, ये लगाऊं? लगा देते। फिर कितने चार्ज ले लेते हैं बच्चों अपन? 3 चार्ज। वाह, क्या आया है? थर्ड चार्ज में क्या होगा बताओ? तो वो इससे भी परमिशन लेगा, और वो इससे भी परमिशन लेगा। गलत क्यों लिख रहा हूं? 2 3 या फिर 1 3। 2 ने कैसे परमिशन ली? 1 से, इसलिए 1 आगे लिखा। तो बताओ ये वर्क डन कितना आएगा? W3 माइनस का K। पहले Q3 को किससे परमिशन लेनी पड़ी? 2 से या 1 से? 1 से ले लेते हैं ना। फिर किससे लेनी पड़ी? 2 3 से। अब बताओ क्या होगा? कितने चार्ज आ जाए बच्चों? 4 चार्जेस आ जाए। कितने? 4। तो 4 चार्जेस के लिए क्या केस होगा? उसमें ये सब आ चुके हैं क्या बच्चों? है ना?
जिसमें से इसको गायब कर देता हूं, इसको गायब कर देता हूं। तो छोटा चार्ज आया यहां पर Q4, तो वो इससे भी परमिशन लेगा। कलर सही दिख रहा है? पिंक ले लेते हैं। इससे भी परमिशन लेगा, इससे भी लेगा, और इसे क्या बोलेंगे 3 4, इसे 2 4, इसे 1 4। तो बताओ वर्गनन कितना आएगा W4। तो माइनस का K Q4 Q1, इसे आया R14, माइनस का K Q4 Q2 R24, माइनस का K Q4 Q3 अपॉन R34। अब सही है बच्चों? देखा जाए तो ये सब गलत लिखा है मैंने, पता है क्यों? इस केस में जो वर्क डन होगा ना नेट, वो W1 प्लस, और इस केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा इस केस में बताओ? W1 W2 W3 W4। इसका मतलब इससे पहले जितना वर्क डन था उतना तो वर्क डन लगेगा ही लगेगा। एक एग्जांपल है, जब कोई मकान खरीदा जाता है पुराने से पुराना, तो उस मकान की मान लो रजिस्ट्री हो रखी है 18 बार, मतलब वो मकान 18 लोगों के पास गया होगा अलग अलग सालों में, हर 50 साल में 40 साल में 18 लोगों तक वो डॉक्यूमेंट्री चलती जा रही है। तो जो 19वां लोग लेगा ना, तो उसके पास 18 का चिट्ठा पट्टा होगा पूरा, उसे कहते हैं पट्टा। कि पहले कौन था इसका ओनर, उसने किसको बेचा, वो कौन था, फिर उसने किसको बेचा, फिर उसने किसको बेचा, ऐसा चलता रह रहा है। तो इसमें भी क्या हुआ कि जो लास्ट पट्टा बनेगा ना, ये गलत है कि मैंने खरीद लिया भाई ये जमीन मेरी, नहीं, उसे सबका पता होना चाहिए, क्योंकि उस पूरी प्रजाति के अंदर, उस पूरी पीढ़ी के अंदर कोई भी आगे खड़ा हो जाएगा जमीन तो बाकी है, ये जगह तो हमारी, सही बात है कि नहीं? तो उस पर नो NOC कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कि NOC मिलती है तब जाके पता चलता है कि हाँ ऑफिशियली मकान अब हमारा। अगर हमें भी अब किसी को बेचना है तो उसको भी ऑफिशियली अपन को NOC बताना पड़ेगा कि यहां तक की NOC मेरे पास है। अब तुझे बस मेरी NOC चाहिए क्योंकि यहां तक की NOC तो मैंने ले रखी है, और मुझे जिसने दी उसने वहां तक की ले रखी, जिसने उससे ली उसने कहां तक की ले रखी, जिसने वहां से ली उसने यहां तक की ले रखी थी। समझ गए क्या बच्चों? तो नेट वर्गडन हमारे पास सबका जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो बोला देखा जाए तो लास्ट वाले में कितने वर्गडन आ रहे हैं बच्चों हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, सही है क्या? इसमें कितना आ रहा है बच्चों हमारे पास? 1 2 3। इसमें कितना आ रहा है? 2। और इसमें कितना आ रहा है? 2 कैसे आ रहा है? 1 है ना। तो ऐसे ही क्या आ जाए बच्चों, 7 चार्ज लेके आने हैं एक एक करके, तो कितना वर्गडन करना पड़ेगा बताओ? ये जो 6 आया, ये कैसे आया तुम्हें पता चल रहा है? वर्गडन बनाने के लिए उसे हर बार सामने वाले से पेयर बनाना पड़ेगा, पेयर। तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, याद है बच्चों? NC2। NC2 का फॉर्मूला होता है N इंटू N-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तुम ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। मान लो कि तुम्हें 4 चार्ज चाहिए थे, तो 4 इंटू 4-1/2, तो कितना आ जाएगा? 6। 7 चाहिए तो 7 इंटू 7-1/2 कितना आएगा? तो कितना वर्क डन करने पड़ेंगे? 21 फॉर्मूले बनेंगे। नंबर ऑफ वर्क टू बी डन, कितने वर्क डन करने पड़ेंगे? तो आंसर आ गया। अगर ये तो 7 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, सिंपल बोल देता हूं बच्चों। कितने चार्ज? अच्छा 5 चार्ज भी नहीं बोले, क्या बोल दिया जाए बच्चों? पेंटागन बोल दे अपन को, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं। तुम इसके लिए एक और वर्क डन का इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने से अच्छा 5 में से 5 माइनस करके 2 कर दो, तो 5 चौक 20 इंटू 10, कितने वर्क डन करने पड़ेंगे? 10। समझ में आया गया बच्चों? कोई परेशानी किसी को? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां तक अपने पार्ट खत्म किया है, वो है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1। क्या खत्म कर दिया अपन ने? इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 खत्म किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक के कितने पार्ट है पता है बच्चों तुम्हें? टोटल 2 पार्ट। पहले पार्ट में तो सामान्य इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बेसिक चीजों पे चलता है, दूसरे पार्ट में आता है इंटरेस्ट, जिसमें तुम पढ़ोगे गाउस लॉ, जिसमें तुम पढ़ोगे
पहले फ्लक्स पढ़ोगे फिर गाउस लॉ पढ़ोगे, और उसमें और भी कुछ पढ़ोगे क्या? कैपेसिटर, कैपेसिटर इज द पार्ट ऑफ आफ्टर, मतलब ऐसे सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का। फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं बच्चों, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ना हमारे लिए, वो मेरे लिए 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? पहला तो आ गया पोटेंशियल एनर्जी तक सारा, अभी तक जो अपन ने पढ़ा। दूसरे में आता बच्चों क्या क्या, फ्लक्स, और जो भी तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब कुछ पढ़ा ना, ये वापस आएगा किसके अंदर? गाउस में। और तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है पता है? कैपेसिटर। तुमने देखा एनसीईआरटी के हिसाब से एक चैप्टर सेकंड होता है, एक चैप्टर फर्स्ट होता है, और तुम्हें पता है सेकंड चैप्टर में ही शुरुआत में क्या आता है? जबकि पोटेंशियल तो मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिया, और पोटेंशियल एनर्जी इसी में आता है, और फर्स्ट चैप्टर में सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद गाउस लॉ स्टार्ट होता है। लेकिन सीक्वेंस ये होना चाहिए, पहले ये फिर ये, ताकि फ्लक्स के अंदर वापस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड फिर रिपीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा, कंटेस्ट हो जाएगा, याद हो जाएगा। और लास्ट में आता बच्चों हमारे पास कैपेसिटर। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में, ऐसे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो।